अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुहेब भट्ट और ये पुकार है अंधेर नगरी से। पंजाब हुकूमत की कानून की आड़ के अंदर डकैती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद ये दिन दिहाड़े हुक्मरानों ने हमारी जमीनें छीनी है। लाहौर शहर को दाता की नगरी कहा जाता है, लेकिन दाता की नगरी में अंधेर नगरी मचाने वाले आ चुके हैं। अंधेर नगरी ये मचा रहे हैं और गरीब इंसान को लूटते जा रहे हैं, आवाम को लूटते जा रहे हैं। कैसे लूट रहे हैं? ये सोचें कि आपकी एक प्रॉपर्टी हो, आपकी एक चीज हो जिसको ये खरीदें औने पौने और वही आपकी चीज बेचें, ये करोड़ों में, खरबों में, अरबों में और पैसे कमाते जाएं। ये चोरी नहीं, डाका नहीं तो क्या है? दुख तब होता है, तकलीफ तब ज्यादा होती है कि डाका मारने वाले वो हों जो आपकी हिफाजत की कसम खा के आते हैं, जो ये हल्फ उठा के आते हैं कि आपके हक को बचाएंगे, आपके हक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये वो लोग हैं जो ये कह के आते हैं कि हमारी तमाम सियासत, हमारी तमाम खिदमत आम लोगों के लिए है, आम आवाम के लिए है। ये रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की कहानी है और ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। इस कहानी के अंदर जहां फूड बास्केट उजड़ रही है, जहां लोगों की खड़ी फसलें उजड़ रही हैं, जहां लोगों के घर उजड़ रहे हैं, उसके साथ साथ लोगों को उनकी असासों से, उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम किया जा रहा है, उनको वहां से बेदखल किया जा रहा है और बेदखल कोई और नहीं कर रहा। ये लोग अगर अपनी शिकायत लेके जाएंगे तो किसके पास जाएंगे? सरकार के पास। तो उनको, आपको मैं ये बताता चलूं कि ये सरकार ही है जो उनके हक पे बुलडोजर चला रही है, वहां पर जाके लोगों को तंग कर रही है, हरास कर रही है और असले के जोर पे ये तमाम हरकत कर रही है। कोई आंख उठाए तो उसकी आंखें निकालने की भी हक रखती है और कहती है कि ये सरकार का हक है, ये कार्य सरकार है जिसमें तुम मुदाखलत कर रहे हो। सबसे सर जो अफसोसनाक बात यह है कि इन लोगों ने हमारी सारी ज़मीनों की इंतकालात अपने नाम खुद ही कर ली है। इन लोगों ने इंतकालात इसलिए अपने नाम करा लिए हैं ताकि लोगों के ऊपर एक खौफ तारी हो जाए, लोग डर जाएं। इनके ऊपर एक प्रेशर सा डाला जा रहा है कि आपकी ज़मीन तो हमने वैसे ही अपने नाम करा ली है, अगर पैसे ले लोगे तो ठीक है, वरना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बड़ी मुश्किल से हम एक घर बनाते हैं, बड़ी मुश्किल से हम एक छोटी सी ज़मीन खरीदते हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा काम, सबसे मुश्किल काम और सबसे अहम काम हमारी जिंदगी में, एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले इंसान की जिंदगी में, उसका अपना घर है, जिसके लिए वो कोशिश करता है, जिसके लिए वो मेहनत करता है और जाके कोशिश करता है कि मैं एक घर खरीद लूं। फिर घर खरीद के उसकी आने वाली नस्लें तक वो प्रॉपर्टी के अंदर रहती हैं। जब वो प्रॉपर्टी बेचती है, उनकी कोशिश होती है कि जब ये बिके तो अच्छे पैसे मिले और उन अच्छे पैसों से हम अपनी जिंदगी और बेहतर कर सके। यानी कि हमारा कुल जमा पूंजी, असासा, हमारी जमीन, हमारा घर, वो चंद मरले होता है जो हम अपनी तमाम जिंदगी मेहनत करके कमा के बनाते हैं। ये लोग कोड़ियों के भाव वो जगह खरीदना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं, ये जो रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, ये चाहती है कि आप उसको चंद लाखों में वो पर कनाल वो जगह दे दें और उसके बाद ये आगे करोड़ों में वो जगह पर मरले बेचें। किसको बेचें, किसको करें, वो आप पूछने का कोई हक नहीं रखते। ये लोग जिनसे हैं, ये ऐसे ही है बिल्कुल, मुझे आज ये कहना पड़ेगा। और लगता भी यही है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आ गई है। जो रावी के किनारे बसने वाले लोग हैं, जिनकी जमीनें वहां पर हैं, उनके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी वापस आ गई है। वो जो फरंगी था वो वापस आ गया और आपको आपकी जमीनों से बेदखल कर रहा है और कोई कानून नहीं है। किस कानून के पास जाएंगे? ये कानून तो इन्हीं के हाथ में है। 15 पे कॉल की गई थी, लेकिन 15 पर अगर पुलिस आई है तो उन्होंने इन लोगों की ही फेवर की है। डॉक्यूमेंट में उन्होंने बहुत बड़े क्लेम और दावे किए हुए हैं कि 21 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी। यहाँ तो 2 लाख लोग बेरोजगार हो रहे हैं। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इस अथॉरिटी को इसलिए बनाया गया कि रावी किनारे एक नया शहर आबाद किया जाएगा, लाहौर के पैरेलल एक नया शहर आबाद किया जाएगा तो तकरीबन 1 लाख एकड़ से ज्यादा रकबे पर मुहित होगा। यह नया शहर बनाया जाएगा, इसमें तमाम लोगों को हिस्सा मिलेगा। इसमें तमाम लोग, जो लोग शहर के बाहर आबाद हो रहे हैं, जिनको जगह नहीं मिल रही लाहौर शहर में, वो यहाँ आके आबाद हो सकेंगे। लोग यहाँ पर सरमायाकारी करेंगे और पैसे कमाएंगे। लेकिन यहाँ हुआ ये जो हमेशा होता आया है कि चंद लोगों को दोबारा से फैसिलिटेट किया जाने लगा, चंद लोगों को दोबारा से खुश किया जाने लगा और यही काम हम करते आए हैं। लेकिन दोबारा से मैं आपको कहता चलूं, दुख इस बात का हुआ कि हकीकी आज़ादी का नारा लगाने वाले, इंसाफ का नारा लगाने वाले ये तमाम कुछ हरकतें कर रहे हैं। ये यानी कि ये वो चीज़ हो गई कि जब टीवी पे आते हैं, जब लोगों के सामने प्रेजेंट होते हैं या सोशल मीडिया पे कैंपेन करते हैं तो ये साहूकार बन जाते हैं। कहते हैं हम गरीब के हकूक की हिफाजत करेंगे, हम गरीब के लिए आएंगे। लेकिन गरीब के हकूक पे, गरीब की जमीन पे, गरीब की जिंदगी पे सबसे पहला डाका जो मारते हैं वो यही लोग मारते हैं। किस तरह मारते हैं
आए मैं आपको दिखाता हूँ। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत बनने वाला ये लाहौर का नया शहर आबाद किया जा रहा है। लेकिन शहर जो उनसा है वो बहुत सारी हमारी अमलाक, बहुत सारी जानों की ऊपर आबाद करने की कोशिश हो रही है। किसको नवाजा जा रहा है, किसको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, ये आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे। हमारे साथ यहाँ जो लोग हैं, गांव के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये रख्त नोया गांव है, यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मियाँ महमूद रशीद साहब के जो भाई हैं छोटे, मुस्तफ़ा रशीद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इनकी एक ख़ास बात ये है कि जब से रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्टार्ट हुई है तब से ये रेजिस्टेंस कर रहे हैं और यहाँ के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो रिहायशी एरिया रेजिडेंशियल, उनके लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ हमारे जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है जाहिद गशकोरी साहब, वो भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर है, क्योंकि जाहिद गशकोरी साहब ने बड़ी इन डिटेल में रिसर्च की है इस तमाम प्रोजेक्ट के ऊपर और उनको पता है कि इस प्रोजेक्ट के जो सीएम हाउस की मीटिंग में, सीएम ऑफिस में जो उसके मिनट्स हैं वो भी उनके पास हैं। उनके पास पूरी डिटेल है कि ये प्रोजेक्ट असल में है क्या। अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही मुश्किल है, इतना ही तकलीफ दे है, फिर इसको किया क्यों जा रहा है, ये बड़े अहम सवाल हैं। तो बात करेंगे जाहिद भाई। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ, ये जो प्रोजेक्ट है जाहिद भाई, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है, इसकी ज़रूरत इनको क्यों पेश आ गई? देखिए, ये तो अभी ये देखना होगा कि ज़रूरत क्यों पेश आई है, क्या कितने लोगों के यहाँ पर इंटरेस्ट हैं, क्या एक जेन्युइन नीड थी इस बड़े प्रोजेक्ट की। उसकी रीज़निंग ये है कि जहाँ पर 70 से ज़ायद गांव, 1,04,000 एकड़ ज़मीन, और जिस गांव में हम खड़े हुए हैं, मैं तो ऑन द ग्राउंड आया था, मैंने रिंग रोड, दूसरे बड़े बड़े प्रोजेक्ट कवर किए एज ए रिपोर्टर। मैं ये चाहता था कि ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ऑन द ग्राउंड में जाकर देखूँ कि जिसके लिए इतनी लॉबीज और एक माहौल बनाया जाता रहा है कि जहाँ पर 6,000 अरब रुपए जो एक सर्टन बिजनेस कम्युनिटी है, कंसोर्शियम है, वो जनरेट करेगी इस पहले फेज में। हम ग्राउंड पे जाकर देखें कि जिन हो क्या रहा है, किसानों को 6 लाख लोगों को बेघर किया जा रहा है, उसको बसाने का प्लान अभी नहीं है, लेकिन उनसे ज़बरदस्ती यहाँ पर ज़मीनें लेने की कोशिश की जा रही है। ग्राउंड पे 2 लाख रुपए अगर एकड़ गवर्नमेंट यहाँ पर पंजाब की गवर्नमेंट दे रही है लोगों को, और लोग चीख पुकार कर रहे हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। ये एक सोना उगलने वाली जमीन है। सोना उगलने से याद आया, आए आपको दिखाएं सोने के साथ इन लोगों ने किया क्या और ये हमारी जमीन के साथ कर क्या रहे। मियां साहब हमें गांव दिखाएंगे? जी बिल्कुल जनाब, आए जी। और जैसा अड़ना की है बाऊपट्टी साहब एडवोकेट ने ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਕਿਸ ਖਰਾਬ ਹੋਈਆਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। बुलडोजर चलाता खलोती फसल दे? ਖਲੋਤੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। आए जी, आपको फसल दिखाते हैं हमारे साथ। अभी हम फसलों के दरमियान में मौजूद हैं। ये रख्त नोया का मौजा भी है और उसका गांव भी है। यहाँ पर एक चीज़ बड़ी अहम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फूड बास्केट पहले ही हमारी सुकड़ती जा रही है। हम मुनसर हैं दूसरे मुल्कों से चीज़ें इंपोर्ट करने में। खुराक का मसला आ जाए तो बाहर से चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। हमें ग्रीन लैंड की ज़रूरत है और ग्रीन लैंड को जब ये चेंज कर रहे हैं ब्राउन एरिया में, उसको चेंज कर रहे हैं रिहायशी एरिया में, हाउसिंग सोसाइटी में, तो ये बड़ा एक मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी मुल्क के लिए भी, इलाके के लिए भी। लाहौर के इर्द गिर्द का जितना ये रूरल एरिया है, यहाँ से लाहौर शहर की जो 2 करोड़ की 2.5 करोड़ की आबादी है, उसको जो खाना खुराक जो उनसी है वो ये इलाके पूरे करते हैं, जिससे इनका भी अच्छा गुजर बसर होता है। और लाहौर शहर में सब्जी जो उनसी है वो महंगी नहीं मिलती, क्योंकि लाहौर शहर के करीब से वो वहाँ तक पहुँच रही होती है, जिससे ज़्यादा ट्रैवल एक्सपेंस नहीं उठाना पड़ता। लेकिन अब यहाँ पर आके मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ है कि जिस तरह कोई ईस्ट इंडिया कंपनी है और उसने आके तमाम ज़मीनें जो सी हैं वो लेवल कर दी हैं, लोगों की खड़ी फसलें लेवल कर दी हैं। ये पीछे एक खड़ी फसल है, इसके अंदर वो सारा बुलडोज़र फेर गए हैं। इसके विजुअल्स भी आपको दिखा देंगे। इनकी मशीनरी वो वहाँ पीछे खड़ी हुई है। या जो गांव के लोग हैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। भाईजान तो मशीनरी बुलडोज़र फेर गए, तुसी गलबुल कोई नहीं की थी? अच्छा सर, सबसे पहले जब वो लोग इधर मशीनरी लेके आए थे तो उनके साथ AC फिरोज वाला था। अच्छा। और सर पुलिस की गाड़ियाँ थी। ठीक है। जिस दिन वो पहले दिन आए थे। ठीक है। कुछ लोगों ने आगे से मजामत किया, लेकिन पुलिस वालों ने उनको पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लिया और ज़बरदस्ती सर वो बुलडोजर इधर चलाते रहे। उसके नहीं, मैं ये बात पूछ रहा हूँ, आपकी खड़ी फसल है, आपने फसल लगाई हुई है, किसी किसान की फसल, कहीं आपने वो फसल बेची या ये फसल समेत ज़मीन तो नहीं बेची? क्या किया आपने? सर बेची नहीं है, बिल्कुल कोई हमने ज़मीन उनको दी नहीं हुई है। और सबसे सर जो
अफसोसनाक बात यह है कि इन लोगों ने हमारी सारी ज़मीनों के इंतकालात अपने नाम खुद ही कर लिए हैं। कंप्लीट सर इंतकालात कर लिए हैं, किसी को कोई मुआवजा नहीं दिया। लोग अब सर आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया है कि यहाँ से पूरे लाहौर के लिए जो है वो सब्जियां होती हैं, अनाज जाता है, सब कुछ जाता है, और एक एकड़ से किसान 3-3 लाख रुपए महाना जो सालाना है वो कमा रहा है सर। 3-3 सर वो फसलें यहाँ से ले रहा है। ठीक है, लेकिन इन लोगों ने इतनी इधर किसी को पैसे मिले हैं यहाँ पे उसकी जमीन के? ना सर, पैसे नहीं सारू के पूछे ही नहीं। तो फिर किस तरह ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ये डकैती है, बदमाशी है। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ किस तरह जा सकती है? नहीं जी जमीन मियां साहब ये कैसे चलेगी जमीन? जनाब बात ये है कि और बुलडोजर फिर गए हैं, वो फसलों के ऊपर बुलडोजर फिर ये डकैती है कानून की आड़ में, पंजाब हुकूमत की कानून की आड़ के अंदर डकैती है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद ये दिन दिहाड़े हुक्मरानों ने हमारी ज़मीनें छीनी हैं, हमारी माँ धरती को छीना है। हमारी आंखों के सामने कानून के अंदर रहते हुए इन्होंने हमारी ज़मीनों के 15 पे कॉल की थी आपने? 15 पे कॉल की गई थी, लेकिन 15 पर अगर पुलिस आई है तो उन्होंने इन लोगों की ही फेवर की है, क्योंकि एसी साथ था, उसको सारा कुछ सब दिखाया गया कि ये हाई कोर्ट से हमने केस विन किया हुआ है। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट ये कहा हुआ है कि जो ज़मीन किसान आपको इससे पहले दे चुका है वहां पर सिर्फ आप काम करके, इसके बाद आप किसी जमीन को, और ये उन्होंने नई जगह पे किया। जी सर, इसके बाद आप किसी किसान से ना तो जमीन ले सकते हैं ना उससे जबरदस्ती करते हैं। उस सब कुछ दिखाने के बावजूद सर एसी ने इधर कहा कि नहीं इनके हल चला दो इनको यहाँ से जो भी है। दूसरी बात सर जो मैं बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने इंतकालात इसलिए अपने नाम करा लिए हैं ताकि लोगों के ऊपर एक खौफ तारी हो जाए, लोग डर जाएं कि इंतकालात तो इन्होंने पहले ही हमसे ले लिए हैं, तो अगर हमने इनको जमीन ना दी तो ये हमें पैसे भी नहीं देगा। इनके ऊपर एक प्रेशर सा डाला जा रहा है कि आपकी जमीन तो हमने वैसे ही अपने नाम करवा ली है, अगर पैसे ले लोगे तो ठीक है वरना आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये लोगों को प्रेशराइज कर रहे हैं ताकि जमीन जो है वो हथिया सके। ये तो डाका तो बिल्कुल, अब डाका जो उनसे है वो छोटा वर्ड लग रहा है मुझे। लोगों की खड़ी फसलें तबाह कर गए हुए यहाँ पे। मेरे से तो आवाज जब उठाई है तो किसी ने, मैं तो आपके साथ 2 साल से हूँ ये सारे प्रोजेक्ट की। बिल्कुल, जब हम सब ने, सारे मीडिया ने, पब्लिक ने आवाज उठाई है तो आप ये समझ लें कि जस्टिस शाहिद करीम साहब ने हाई कोर्ट का फैसला हमारे हक में किया, 208 सफ़े का फैसला। जी। उसके बाद ये दूसरा उनका हमला है और हम भी तैयार हैं। हमने भी गांव में मौजा जात के अंदर अपनी कमेटियां बना दी हैं और लोगों को एक टारगेट दे दिया है। हम एक दिन फिक्स करेंगे, आज ये हमारी ज़मीनों पे हल चला रहे हैं, वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। मीडिया के आगे खड़े होकर हम ये दिन ऐलान करेंगे। उसके बाद काला खताई रोड से लेके और रिंग रोड के अंदर कोई सरकारी एहलकार नहीं आएगा, कोई रूडा का बंदा नहीं आएगा और इसकी जितनी मशीनरी यहाँ है वो सारी उठा के हमने रावी दरिया के अंदर फेंक देनी है। जाहिद भाई, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। अभी हमने ये सारा कुछ देख लिया, 2 केसेस इसके ऊपर चले, एक हाई कोर्ट में चला, वो हाई कोर्ट ने तो रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को गैर कानूनी करार दे दिया। उन्होंने कहा ये बिल्कुल गैर कानूनी है, जैसे शाहिद करीम साहब का वो फैसला था 208 सफ़े का। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इसको सुन तो रहे हैं लेकिन इस जो केसेस हैं इसके दौरान आपने जितनी ज़मीन खरीद ली है वहाँ तक काम कर सकते हैं, जितनी नहीं खरीदी वहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। ये अब कंटेम्प्ट की सूरत में मुझे नज़र आ रहा है कि जो काम कर रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है कि ये उसके अलावा ज़मीन जो सी खरीद भी रहे हैं, इंतकाल गैर कानूनी इंतकाल कर रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल ऐसा है। मैं जब हम लोग ग्राउंड पे इधर आए, मैं इस पर क्योंकि काम कर रहा था, काफ़ी रिपोर्ट किया है मैंने ऑन द ग्राउंड, तो मुख्तलिफ स्टोरी है जिसका एहसास अभी तक हुक्मरानों को पहुंचा ही नहीं है, क्योंकि इसमें कागज़ में, डॉक्यूमेंट में उन्होंने बहुत बड़े क्लेम और दावे किए हुए हैं कि 21 लाख लोगों को नौकरियां दी जाएंगी इस पूरे 1,04,000 एकड़ के इर्द गिर्द जो वहाँ पर रिहायशी हैं, 6 लाख से ज़ायद लोग। लेकिन एक चीज़ बहुत अहम है, यहाँ तो 2 लाख लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। किसान हैं, जानवर उन्होंने रखे हुए हैं, यहाँ से दूध, सब्जियाँ, आपने चावल देखे बहुत सारे, तो 2 लाख डायरेक्टली जॉबलेस हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यही एक वजह है, उन्होंने कहा था कि 20,000 घराने जब आप डिसलॉज करेंगे, चीफ मिनिस्टर को आला हुकाम ने ये ब्रीफिंग दी थी, तो ये एक पॉलिटिकल अनरेस्ट मुल्क में पैदा कर देंगे। आपने मुझे बताया कि वो मिनट्स, जो मीटिंग के मिनट्स से आपके पास हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये यहाँ ऐसा माहौल है कि लोग इंतहाई परेशान है। इसका एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है सरकार के लिए, क्योंकि आप लोगों को डिसलॉज कर रहे हैं, मेजर फूड बास्केट को तबाह कर दिया ऑलरेडी। जहाँ हम खड़े हैं लोगों की फसल लगी हुई थी। जाहिद भाई आप तो जानते हैं, आप क्योंकि खुद एक
काश्तकार के बेटे हैं आप, ये देखें ये क्या सूरत हाल है। तो जमीन पे से ऐसे लग रहा है कि उसकी जमीन उस फसल को वहीं पे दबा के चले गए। अभी यही एक है तो फर्स्ट हैंड स्टोरी जो आकर हमने लोगों से ली है। यहाँ एक गांव नहीं, दो नहीं, 70 से ज़ायद गांव हैं बड़े, और शायद बहुत कम इधर मीडिया आया हो या उनकी अपनी इंटरेस्ट हो। कंसोर्शियम है, बिजनेसमैन है, चंद लोग हैं जिसको सरकार कवर दे रही है। और सबसे अहम बात यह है, सरकार इसको कह रही है कि मफादे आमा का ये प्रोजेक्ट है जिससे लोगों को फ़ायदा होगा। यहाँ तो लोग डिसलॉज हो रहे हैं, 6 लाख लोग जो हैं यहाँ से निकलेंगे, उनको ज़बरदस्ती निकाला जाएगा क्योंकि कोई निकलने के लिए तैयार नहीं है। और मफाद आमा का ये बज़ाहिर प्रोजेक्ट नहीं लगता है क्योंकि कंसोर्शियम 6000 अरब रुपए से ज़ायद का बिजनेस करना चाहता है और सरकार उसको फैसिलिटेट कर रही है इन 6 लाख लोगों को यहाँ से निकाल। ये इन्हीं से पूछते हैं एकड़ किन्ने दा दे रहे हैं। ये साढ़े को अपने ही कोई कोई तो अपने बगैर ही ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ बगैर बुलडोजर चला देता जी। हुकूमत जो खान साहब दी आ गई ता साडे गरीबां नाल जुल्म होण दिया जी। और की मियां साहब यानी कि पूछा भी नहीं आपने तो? बिल्कुल कोई नहीं जी, सब फ्रॉड है। कागजों के अंदर ये सारा कुछ हुआ है, अवार्ड कागजों के अंदर हुआ है, सारी चीजें इन्होंने कागजों के अंदर। जैदी वो कह रहे हैं पूछा ही नहीं हमसे, देने ही नहीं चाहते, दे ही नहीं रहे। यही जो कानून है, जिस तरह आप कानून पढ़ें जो ज़मीन हासिल करना क्या होता है मफाद आमा करने का जब सेक्शन 5 सरकार के लिए, तो इनको 2 लाख या 3 लाख के दरमियान जो पर एकड़ सरकार देना चाह रही है। यहाँ ऑन द ग्राउंड आप लोगों से आकर पूछें, मेन रोड लगते हैं सारे, कालाखताई रोड है, इम्पॉर्टेंट सारी लोकेशंस आप इसकी देखें, प्राइम्स हैं। और 20 लाख से 40 लाख पर एकड़ यहाँ पर मार्केट वैल्यू है। अगर सरकार इनसे ये ज़मीनें पहले फेज़ में 45,000 ज़मीन लेना चाहती है, वो 90 अरब में सिर्फ लेना चाहती है, लेकिन वो कमर्शलाइज उन लोगों की जो लोकल मार्केट की वैल्यू है वो आप हैरान रह जाएंगे, 1200 अरब रुपए की वैल्यू है। और फिर ये कमर्शलाइज होगी, वहाँ पर खरबों रुपए का कारोबार करना तो है। इनको तो खरबों में से कुछ नहीं मिलेगा। इनको तो अभी कुछ मिला ही नहीं है, 10 से 30% जो है लोगों को कुछ पैसे दिए गए। इनको तो कुछ भी नहीं मिला। 3 लाख में आप देखें उनकी तो 3-3 लाख की फसलें तबाह हो चुकी हैं और उनको कुछ मिला नहीं। और सेक्शन 4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है सरकार ने कि लोगों के खिलाफ केसेस करना। सुप्रीम कोर्ट इस केस को देख रही है। आज भी मेरी इंफॉर्मेशन में एक और पिटिशन फाइल हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कंडीशनल काम करने की इजाज़त दी। यहाँ तो हमारी मालूमात आई हैं जो हमने देखी यहाँ पर आकर ग्राउंड पे लोगों से। यहाँ तो अभी भी ज़मीन का कारोबार लोग प्राइवेटली सरकार की मुबैना कुनायन से मिलकर कारोबार हो रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एक क्लियर कट वायलेशन है जो अट्रैक्ट करता है इस पे। बिल्कुल, ये एक बहुत संजीदा मामला। इस पे कंटेम्प्ट लग सकती है। यहाँ पर आप जो फसलें देख रहे हैं ये आने वाले बहरान का आपको पेश ख़ैमा है। यहाँ पर अगर ये फसलें ख़त्म हो गई, यहाँ पर ये अगर रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट बने, बिल्कुल बने, जो इलाके जो लैंड ऐसे हैं जहाँ फसल नहीं बन सकती, जहाँ पर ज़मीन नहीं उगा सकती, यहाँ पर अनाज नहीं निकल सकता, वहाँ पर तो आप बना लें। लेकिन जहाँ पर अनाज उग रहा है, जहाँ पर ये काश्तकार अपना काम कर रहे हैं, उनकी फसलें ये बुलडोज़र मार के उड़ाई जा रहे हैं। और ये ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई बाहर के मुल्क से आ गया फरंगी, हम पे कब्जा कर गया और इन्होंने इन किसानों को बगैर पैसे दिए इंतकाल करा के ये सारा कुछ खत्म कर दिया और इनकी ज़मीनें आपके सामने और इनकी यहाँ बुलडोज़र चला दिए। चाची की कहो किसी को गए नहीं तुसी क्या नसदे गए जी, क्या जी साढ़े फसल तो तबाह कर देते हैं। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਚਰੀ ਹੈ ਜੀ, मैं ਉਹੀ देख रहा बाबा जी, सारा बर्बाद होया। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੱਝਾਂ ਨੇ, ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਦੁੱਧ ਚੋਨੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ, ਪੱਠੇ ਪੈ नहीं रहा, ये दुध भी नहीं लाहौर जाएगा, हर चीज़ शार्ट हो जाएगी। सर मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी उनका मेन इनको लीड कर रहा है वो सर थ्रेट कर रहा है। हम रूडा के दफ्तर गए थे काम के सिलसिले में, उसने किसी दोस्त के ज़रिए मुझे उधर बुलाया तो वो आपका केस कोर्ट में चल रहा है, फ़लाँ शख्स का आप वो केस वापस लें, हम उस ज़मीन का कब्ज़ा लेना है। मैंने कहा मेरा तो केस ही अभी ज़मीन में, मेरे चाचा जो है उसका नाम आरफ है, उसका केस अभी सिविल कोर्ट में पेंडिंग है और स्टे चल रहा है, आप वो स्टे वाली ज़मीन कैसे ले सकते हैं? तो कह रहा है आप दे दें वरना मैं बजोरे ताकत ले लूँगा। मेरी सर उससे उधर तलख भी, मैंने कहा अगर तुम उधर आओ तो हम देखते हैं तुम कैसे लेते हो। इधर जब भी वो मशीनरी आती है वो खुद साथ आता है, उसके साथ 10-15 लोग और होते हैं और सर 6 से 7 प्राइवेट डाले उनके होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हरी नंबर प्लेट लगी होती है और साथ में वो पुलिस की मदद ले लेते हैं। वो पुलिस अगर फिरोजवाला से नहीं आती तो लेके तो नहीं आते सर। उनके जो गार्ड हैं वो अगर देखना प्राइवेट गार्ड वो 35 से 40 हैं जिनके पास असला होता है, वो साथ चलते हैं, वो गार्ड साथ चलते हैं। अभी भी अगर आप उधर जाएंगे जहाँ पर उनकी मशीनरी सर खड़ी है, आपको वहाँ पर गार्ड भी मिलेंगे, असला भी मिलेगा, हर चीज़ मिलेगा।
सब कुछ वो उनके हमने पास वीडियो विजुअल्स बना रहे हैं, आपको विजुअल वो भी दिखा रहे हैं कि जहाँ असला और गार्ड्स गए, इस तरह असले के जोर पे किसान की ज़मीनें खींची जा रही हैं। ये किस किस्म की हुकूमत है और ये किस किस्म की हकीकी आज़ादी आप हमें देना चाह रहे हैं, ये सवालिया निशान है आपकी। और लोगों से बात करवाता हूँ। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात चल रही है। इसके अंदर एक रिवर रावी इंडस्ट्रियल जोन के नाम से एक इंडस्ट्रियल जोन भी बनाया जा रहा है। उसके जो सीनियर वाइस चेयरमैन है मोहम्मद कामरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। कामरान साहब, वो भाट साहब जो आपके चेयरमैन हैं वो तो मुल्क से बाहर हैं। जी बिल्कुल। मैं सोचा आप ही से बात कर लूँ। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, आप जहाँ पर जिस जगह हम मौजूद हैं यहाँ आपकी इंडस्ट्री है, रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में आने से आपको क्या फ़ायदा नज़र आएगा कि आप उसमें शामिल हुए हैं? तो क्या फ़ायदे मिलेंगे आपको? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने यहाँ आने की इज़्ज़त बख्शी। दूसरी बात ये कि रावी रिवर में आने का सबसे ज़्यादा बेनिफिट ये है कि ये इलाका चूँकि पहले रेगुलाइज नहीं था। अच्छा, यानी कि यहाँ पे जितनी फैक्ट्रीज वगैरह लगी, कितने अरसे से आपकी इंडस्ट्री है यहाँ पर? तकरीबन 2000 से शुरू हुई इंडस्ट्री। 2000, यानी कि अब तक 23 साल हो गए हैं। 22 साल हो गए। 22 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे जो पहले तो शुरू ये रावी की वजह से यहाँ पे ये इशू आ रहा था कि इसको खादर एरिया करार दे दिया गया था। यहाँ पे लोगों का रुझान नहीं था फैक्ट्री वगैरह लगाने। ठीक है, ठीक है। लेकिन ऐसा ऐसा फिर यहाँ पे लोगों ने, चूँकि शहर से लोग मूव करके तरफ आए और यहाँ उन्होंने फैक्ट्री वगैरह लगानी शुरू की। ठीक है। और जब फैक्ट्री लगाने की यहाँ पे किसी की रेट को प्रॉपर रेट कायम नहीं थी इस इलाके में। जी ठीक है। ना कुछ TMA की, ना किसी और, ना ये रावी जोन आता है या वो आता है शालामार जोन? शालामार जोन, वाघा टाउन इसको, वाघा टाउन इसको, हाँ जी वाघा टाउन इसको लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मोस्टली जितनी भी फैक्ट्रीज है ना, उनका जो स्ट्रक्चर तो बन गया, हर चीज़ बन गई, काम भी वहाँ पे हो रहा है, लेकिन उन्होंने अपने आप को रेगुलाइज नहीं कराया। और जैसे यहाँ पर कोई सड़क का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना सीवेज है यहाँ पे, ना यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ना ही यहाँ पे कोई लेस्को की जो जितनी भी खिदमात हैं वो लोगों ने खुद प्रोवाइड, अपनी मदद आपके अपनी मदद आपके तरह। कोई यहाँ पर आपको इंडस्ट्री का कोई फायदा नहीं मिलता। यहाँ कितना यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करके कितना टैक्स जमा करवाते हैं? सर उसको अगर आप कैलकुलेट करें, अगर यहाँ के जो यूटिलिटी बिल्स हैं इन पूरी इंडस्ट्री के, वो अरबों में चले जाते हैं। छोटी बड़ी मिक्स इंडस्ट्री लगी इस इलाके में। इश्तियाक स्टील एक बड़ी फैक्ट्री है जो पूरे पाकिस्तान की तीसरे या चौथे नंबर पर लोहा प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री है, वो भी इसी एरिया में लगी हुई है। और आप सारे टैक्स की सूरत में सारे पैसे देते हैं, रेगुलराइज हैं आप? डेफिनेटली सर। हर उसके बाद आपको कोई फायदा नहीं मिलता सरकार की तरफ? अब सरकार ने आपको जब रिवर रावी दिया, ये इंडस्ट्रियल जोन दिया, तो शुरू में तो आप बड़ा इस पे एहतजाज किया। क्यों एहतजाज क्यों किया था? वो निशान लगा गए थे आपकी फैक्ट्रियों पे, वो सारा कुछ करके थे, क्या कहते थे सर? वो उस वक्त लोगों के ज़हन में ये चीज़ ही शायद ये जहाँ से फैक्ट्रियों को उठाना चाह रहे हैं, अच्छा, यहाँ पे मूव करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनका प्रोग्राम था कोई 1,07,000 एकड़ पे पूरा इसको 45 किलोमीटर में 46 किलोमीटर, हाँ 46 किलोमीटर, तकरीबन 30-35 साल का मंसूबा जो है ना, यहाँ इलाके को पूरा, यहाँ पे मल्टीपल स्टोरीज बिल्डिंग। मुझे याद है आपकी फैक्ट्रियों में निशान लगा गए थे, क्या हुआ क्या था? हाँ वो सर्वे था एक जो है ना, गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से एक सर्वे किया गया था जिसमें ये तमाम जो है ना पटवार खाने शामिल थे, उसके अलावा अच्छा रूडा की टीम शामिल थी। ब्लैकमेल हुए थे उस दौरान आप? कुछ हुआ था इस तरह का मामला। अच्छा, ब्लैकमेल हुए थे? ब्लैकमेल भी हुए थे और खौफजदा भी हुए थे, फिर इस तरह का मामला। फिर हमने इसको एजिटेशन भी किया इसके अगेंस्ट। फिर हमने काफ़ी, मुझे याद है आप मियां महमूद रशीद साहब के जो भाई हैं मुस्तफा रशीद साहब, उनके साथ मिले भी थे? वो हमारे स्टेक होल्डर से साथ उनके मिलके, बल्कि हमने उनके साथ काफ़ी जगह पे प्रोटेस्ट वगैरह भी किए। फिर आप एकदम उनको छोड़ के निकल गए अलग, क्योंकि आपका जोन जोन सा है वो निकल गया था, उसमें से आपने कहा तुसी अपने रास्ते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं। असल में पता है क्या, हमारे पहले भी देखें, हमारे जो मफादात उनसे मुख्तलिफ थे। अच्छा, क्योंकि आप इंडस्ट्री का कर रहे थे, वो अपनी ज़राअत का कर रहे थे, ठीक है, हमारे किसी भी जगह पे। लेकिन ये था कि जब हमें उन्होंने रेगुलाइज करने का वादा किया हमारे साथ, और हमारी सारी इंडस्ट्री को एक पूरे प्रॉपर तरीके से बाय लॉज चलाने लगाने का। अच्छा, इन्होंने आपसे क्या वादे किए हैं आपके? जब आप रूडा में आएंगे आपको हम क्या सब्ज बाग वो हैं जो दिखाए? नहीं, वादे कुछ नहीं किए, हम ऑलरेडी रूडा। जैसे अभी ये सड़क आपकी सारी खराब है, तोड़ तक ना, पूरा कीचड़ी कीचड़ा, यहाँ तक आने तो मुझे लगता है आपको खुद बड़ा मसला होता होगा। डेफिनेटली। तो ये इन्होंने वादा किया है कि हम ये ठीक कर देंगे, तुम्हारे रास्ते ठीक कर देंगे, चीजें बेहतर कर देंगे, बिल्कुल एक्सेस आपको दे देंगे। उसके साथ जितनी भी हमारी मीटिंग्स हुई हैं, उस मीटिंग्स में ये चीज़ें शामिल हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हुए हैं जिसमें इस चीज़ के सारे बाय रिटर्न हमें प्रूफ दिए हैं, ठीक है, कि हम इस इलाके को पूरा कम्प्लीटली रेगुलाइज करेंगे। आपकी जितनी इंडस्ट्री है इसको एक प्रॉपर शेप में लेके आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे आपको, यहाँ पे ग्रिड देंगे, यहाँ पे आपको
और जितनी प्रॉमिस किए हैं इन्होंने, बिल्कुल प्रॉमिस। अच्छा, इन कितना यकीन करते हैं इन पे? सर यकीन की बात तो अब आने वाले वक्त ही बता सकते हैं। फिर भी थोड़ा बहुत आपको इनकी, जैसे ना वो बच्चा पैदा हो तो उसको देख के अंदाजा हो जाता है कि ये किस तरह का निकलेगा, क्या करेगा, किस तरह का लग रहा है आपको कि ये क्या करेंगे आपके साथ? कुछ नजर आ रहा है? हमें तो नजर आ रहा है कि एक अच्छा सलूक करेंगे, अच्छा सलूक करेंगे। लेकिन आपने एक चीज नोट की है कि ये आपके सबर्ब्स में जितने भी आपके साथ साथ हमसाए आपके गांव हैं, जितने भी छोटे छोटे गांव, ये उनके साथ तो बड़ा जालिम सलूक कर रहे हैं। उनकी तो इन्होंने, अदालत ने, आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जितना खरीद लिया बस वहां तक रुको, उससे आगे नहीं खरीदोगे। ये बगैर खरीदे इंतकाल कर कर उनकी ज़मीनों पे खड़ी फसलों पे बुलडोजर चलाई जा रहे हैं। आपको लगता है कि ये आपके साथ रहमदिली करेंगे? सर देखिए, हर बंदे का अपना अपना एक माइंड सेट होता है। हमारा एक माइंड सेट है कि अगर हमारे साथ इस तरह की कोई ज़्यादती करेंगे तो हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी फोर्स है कि हम पूरी फोर्स के साथ उनके साथ टकराएंगे, क्योंकि हमारी एक फैक्ट्री में मिनिमम 70 और मैक्सिमम 150। आपको ये कि अगर आपके साथ ज्यादती करेंगे आप इनसे टकराएंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये आपके हमसाए हैं सारे जो गाँव हैं, इनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, आप इसके, क्योंकि अब आप तो रूडा के साथ शामिल हो गए हैं ना, रूडा ने तो आपको अब रेगुलराइज कर दिया, उनको पता है कि आप तगड़े हैं, आपसे वो टकरा नहीं सकते, आप मजबूत लोग हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा चले ऐसा करते हैं, आप हम में आ जाएं, आपको हम अक्वायर नहीं करते, आपकी प्रॉपर्टी आपकी, हम आपको आप ही की जगह पे रेगुलराइज कर देते हैं और अपने में शामिल कर देते हैं। लेकिन जिन लोगों को जैसे फूड बास्केट हमारी खराब हो रही है, इतने गाँव फसलें तबाह कर दी, मैं भी देख के आ रहा हूँ, मैं आपको बताया था गाँव में क्या होता है, तो उनके लिए आप आवाज़ उठाएंगे, इनसे बात करेंगे कि यार इन लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हो? सर वो तो ऑलरेडी कर रहे हैं। लास्ट टाइम भी शायद आपके लिए में हो या ना हो कि अभी 2-3 दिन या 4 दिन पहले जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया है सब सारे जिम्मेदार उनके ऑफिस के बाहर, तो उनके सीईओ साहब ने इनको अंदर बुला के इनकी जो अपना थी क़यादत थी उसके साथ बैठ के टेबल टॉक की, ये सारे मामला तो उनके साथ तो किए हैं और इस चीज़ को अखबारों में भी दिखाया। आप इंडस्ट्री के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, आपने मतलब कोई उनका साथ देने का सोचा है या आपने सोचा है कि मेरा हो गया तो ठीक है मैं नहीं वो भी हमारे भाई हैं, हम उनके साथ हैं। हम कहते हैं हम साया माफी जाया, वो हमारे हम साया सर, हमें जब भी वो आवाज़ देंगे हम उनके साथ शाना बशाना होंगे। और आज भी मेरी मुस्फर शीशा से बात हुई है, उन्होंने मुझे, लेकिन वो ज़मीनें ख़राब हो गई, लोगों की फसलें तबाह हो गई, इस तरह ग्रीन एरिया ख़त्म करके इंडस्ट्रियल जोन तो चलो साइड पे आ गया, वो तो आपका जितना है उतना ही रहेगा। कितना है ये 8,000 एकड़ 7,000 एकड़ 6,400 एकड़ 6,000 सिर्फ 2500 एकड़ है जिसपे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैक्ट्री लगी हुई है, बाकी लगना जो उन्होंने प्लान किया हुआ, यानी कि उन्होंने 6,400 एकड़ के करीब किया हुआ। तो ये जो ग्रीन एरिया बर्बाद हो रहा है, ये फसल ख़राब हो रही है, लोगों को लाहौर शहर के अंदर सब्जियां नहीं मिलेंगी, लोगों को यहाँ पर शायद दूध भी ना मिल सके, फ्रेश फ्रूट ना मिल सके, तो ये तो बड़ा काम ख़राब हो जाएगा। मोहम्मद कामरान साहब, आप तो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप तो चीज़ें बड़े गौर से देखते हैं, इस तरह तो बड़ा नुकसान पैदा हो जाएगा यहाँ पे, क्या कहते हैं? सर ये तो हाकमी आला को सोचना चाहिए जो ऊपर बैठे हुए हैं। तो अब मैं ये एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि ये जो रूडा है ये ज़बरदस्ती कर रहा है? ज़बरदस्ती तो आपके साथ भी होने लगी थी, एक दफ़ा होने लगी थी ना? होने लगी थी डेफिनेटली, मैं वो लेकिन वो माजी की बात थी, माजी की बात थी। अब ये उनके साथ ज़बरदस्ती कर रहा है, वो तो बेचारे होले हैं, तो वो कई या बुलडोजर भी हैं। सर आजकल के दौर में कौन हौला है? सारे ही होले हैं, देखिए हमने तो फिर सारे होले हैं। जो हुकूमत है वो तगड़ी है। नहीं, मैं देख रहा हूँ बुलडोजर चले ना वहाँ पे कामरान साहब, मैं ये बड़ा हैरान है, बुलडोजर चल के, खुदा ना खास्ता, मुझे पता है वो यहाँ तक तो हिम्मत नहीं कर सकते थे, उन्होंने आना था, लेकिन शुरू में उन्होंने आपको भी ब्लैकमेल किया, आपकी मुझे पता है दीवारों पे क्रॉस लगा गए थे, लाल निशान लगा गए थे, तो आपने उस वक्त एजिटेट किया, आपने कहा नहीं भाई रुक जाओ, थी बिल्कुल प्रॉपर। ये उन बेचारों के साथ तो कोई खड़ा होने वाला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या क्या कहेंगे आप इसके बारे में, क्या हो सकता है? सर इस बारे में तो यही है कि जिस तरह देखिए, ये मुझे तो ये लगता है ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, जैसे वो आई थी, वो आगे पहले उसने राजे महाराजे अपने साथ मिलाए, फिर उन्हें रियायत होते चढ़ाई करती। सर जब ये अथॉरिटी बनी थी ना, हाँ, आपको पता है ये कैसे बनी? बिल्कुल मुझे मालूम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये उस वक्त के मामला थे कि लोगों को चाहिए था उस वक्त इस अथॉरिटी को चैलेंज करते ताकि ये इसका कोई ना सदेबाब हो सकता। ये तो अब एक ऑलरेडी अथॉरिटी बन चुकी है। आपको पता है कि इसको EPA ने जब केस किया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन उसने अथॉरिटी ने इनके खिलाफ के जो कोर्ट में गए एसोसिएशन वाले, तो वहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट ने, जैसे शाहिद करीम ने, इसको इलीगल करार दिया। बिल्कुल इसी तरह मुझे उन्होंने कहा ये इलीगल है, 208 सफ़े का फैसला दे दिया इनके खिलाफ। उसके बावजूद इमरान खान साहब जिद्दी आदमी, आपको पता है, उन्होंने कहा नहीं अब बनानी, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितों दिगर खरीद ले, आगे ना चढ़ना, वो वहां रुके ही नहीं, वो और खरीदी जा रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे भी ये उसके खिलाफ जाई जा रहे हैं। कितने ये ताकतवर लोग हैं। अच्छा सर एक चीज़ मैं आपको क्लियरफाई कर दूं, असल चीज़ आपको शायद इसका बात नहीं मुझे बताएं, मैं सुनना चाहता हूँ। रूडा बराह रास्त तो
कुछ भी नहीं कर रहा। इन्होंने अपने एक लैंड प्रोवाइडर आगे जो है ना रखे हैं, वो लैंड प्रोवाइडर जो आगे जिम्मेदारों के साथ या जो ज़मीन के मालिकों के साथ उनके। लेकिन अभी तो जो मशीनरी लगी हुई है, जो फोर्स इस्तेमाल हो रही है, वो तो रूडा की हो रही है। तो सर वो रूडा के लोग लगे हुए हैं। वो मैं आपको बताता हूँ, देखें जब आपने हम अभी आ रहे थे रास्ते में ना, गार्ड्स उनके आ रहे थे, उसने मैंने उसे रोका कि उससे बात करूं। उसने मुझसे बात करने से पहले अपनी कमीज यूं करके उठाई है, ये बताने के लिए कि मैंने पिस्तौल लगाया हुआ। फिर उसने मुझे बताया कि हाँ जी हम ये कर रहे हैं। हम वो आपका वाकफ नहीं था कि आप पिस्तौलों से भी कितने ज्यादा खतरनाक है। नहीं, उसको अंदाजा हो गया था। मीडिया पावर को पिस्तौलें क्या कहती है? नीचे कह रही है, मैं उससे बात की, लेकिन ये इस तरह करके लोगों को डरा रहे हैं। सर ये तो देखिए वाकई गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो उनसे हैं वो अपने किसान भाइयों का साथ देंगे। वक्त आने पर जरूर देंगे सर, क्यों नहीं देंगे? अच्छा, पहले भी इनको कहा है। लोग आपको सुन रहे हैं, ये किसान भी आपको सुन रहे हैं, आप बिल्कुल साथ देंगे? बिल्कुल साथ देंगे। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं, दुआएं आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब, थैंक यू। रिवर रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, इसको कुछ अर्सा पहले लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस शाहिद करीम साहब, वो इसे एक बार गैर कानूनी करार दे चुके हैं। एक फ़ैसला आ चुका है, जो फ़ैसला तकरीबन काफ़ी सफ़ों का था, और उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि ये सोसाइटी जो ये तमाम प्रोजेक्ट है, अथॉरिटी है, ये मास्टर प्लान के बगैर है, इसमें होने क्या जा रहा है। उस तमाम केस के अंदर जो वकील थे राफ़े आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राफ़े भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ये रूडा के ऊपर जो केस हुआ था, उसकी नोयत क्या थी, किस लिए किया गया था, जब लाहौर हाई कोर्ट में लेके गए थे आप इसको? जी बिल्कुल, मैं दरअसल एक एनजीओ माहौलियाती और फंडामेंटल राइट्स के एनजीओ की तरफ से पेश हुआ था, और साथ साथ जो वहाँ मुकामी लोग हैं, जो फार्मर्स हैं वहाँ के, उनकी तरफ से पेश हुआ था। बात ये रूडा, आपका मुद्दा क्या था? मैं पहले आपका ज़रा वो इसी बार ने लोग आपको जान लेंगे कि आप क्या लेके गए थे, केस क्या लेके गए थे, क्या मुद्दा था? देखें, ये जो रूडा का जो ख्वाहिश है कि रावी के किनारे कोई शहर बसाया जाए, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम 2005-06 से सुनते आ रहे हैं। जी ठीक है। और चंद साल पहले 2012 में लाहौर हाई कोर्ट ने एक रिवर रावी कमीशन मुकर्रर किया था, जिसमें रावी में पानी की आलूदगी के बारे में कोई मसले मसाइल निकालने का कुछ कहा गया था, और उस कमीशन का सेक्रेटरी मैं था। जी ठीक है। तो ये पीछे से बैकड्रॉप काफ़ी रावी के बारे में हम सीखते आ रहे हैं, और इस तरह का मंसूबा जो है वो माहौल के ख़िलाफ़, लोगों के ख़िलाफ़, पानी को बर्बाद करने वाला प्रोजेक्ट है, पहले से नज़र आ रहा था। और चूंकि ये पहली दफ़ा प्रोजेक्ट नहीं था, ये दूसरी तीसरी दफ़ा प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस होने की कोशिश हुई है, तो हमें पता था ये किस तरह का प्रोजेक्ट है, ये किस तरह माहौल को ख़राब करेगा और वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनकी फूड सिक्योरिटी पर असर पड़ेगा। राफ़े भाई, आपने इसको देखा, इस मोटिवेशनल ड्राइव क्या लगती है सरकार की आपको इसके पीछे? क्योंकि हमें तो सब कुछ नज़र आ रहा है, लोगों को भी नज़र आ रहा था, मोटिवेशनल ड्राइव क्या थी? आपको क्या लगता है बहैसियत एक वकील, आप इस पे एनालिसिस क्या देते हैं कि ये क्यों कर रही थी रूडा को क्यों बनाया जा रहा था, और स्पेशली इमरान खान की गवर्नमेंट क्यों इसको इंटरेस्टेड थी इसको करने में? मैं दोबारा आपको कहता हूँ, 2006-2012 में पहले रूडा, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पहले रावी के साथ जो किनारे शहर बसाने का प्रोजेक्ट, वो पहले भी मंसूबे क्या कहते हैं कंसिडर, लेकिन वो रुक गए थे। वो शहबाज शरीफ के दौर में सिर्फ स्टडी हुई थी, और उसकी वजह भी बताने वाली है ना जी। अब आप रूडा का जब प्रोजेक्ट देखेंगे, उसके जो डिज़ाइन आप देखेंगे, तो रावी को, जो कि इस वक्त एक कुदरती दरिया है और साथ फ्लड प्लेन है, उसको वो सीमेंट का नाला बनाना चाहते हैं। और जब रावी को सीमेंट का नाला बना देंगे तो साथ इर्द गिर्द फ्लड प्लेन जो है वो मुफ्त रियल एस्टेट मिल जाती है। तो ये ड्राइविंग फोर्स है इस प्रोजेक्ट का, रियल एस्टेट बन जाएगी, रियल एस्टेट मिल जाती है, और तकरीबन मुफ्त। अगर आप वहाँ के मुकामी लोगों को हटा सकें, आपको वो रियल एस्टेट फिर रेजिडेंशियल और कमर्शियल के लिए मिल सकती है। क्या आपने इसमें एक चीज़ नोट की उसके अंदर कि ये कोड़ियों के भाव ज़मीन खरीद के, यानी कि मुझे जो मैंने जाके देखा है, वो लाखों में, यानी 1 लाख या 2 लाख में पर कनाल ज़मीन खरीद के वो अरबों खरबों रुपए का प्रोजेक्ट वहाँ लगा रहे हैं। ये भी तो एक नाइंसाफ़ी है और बड़ी परेशानी है इसको लेकर। बेशक नाइंसाफ़ी होगी, लेकिन मैं वकील हूँ, और जो केस हम अदालत लेके गए थे वो एक कानूनी केस था। वहाँ आप समाजी कारकुन भी हैं?
जी बिल्कुल। और लेकिन फिर हम वहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस की बात नहीं करते, हम वहाँ कानून की बात करते ठीक हैं। जो रूडा प्रोजेक्ट है उसके पीछे पंजाब असेंबली ने एक पूरा कानून बनाया था, रूडा का कानून बना था 2019 के अंदर, जिसके तहत रूडा अथॉरिटी एक बनती है और उस कानून के तहत जो भी एक्शन या प्रोजेक्ट रूडा करेगा वो लोकल गवर्नमेंट के मुआहदे के साथ करेगा। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट रूडा करेगा वो नोटिफाइड मास्टर प्लान के साथ करेगा। ठीक है। हमने जब केस किया तो हमने कहा कि जी देखें, लोकल गवर्नमेंट के साथ कोई मुआहदा तो है ही नहीं और ना कोई मास्टर प्लान है और ना वो नोटिफाई हुआ है। और जो मास्टर प्लान फिर रूडा वाले लेकर आए थे, जिसको उन्होंने मास्टर प्लान कहने की कोशिश की थी, वो दरअसल 2012-13 में जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब PML इन का ये प्रोजेक्ट था, उस वक्त एक माइनहार्ट नामी कंसल्टेंसी ने एक फीजिबिलिटी इस प्रोजेक्ट की बनाई, तकरीबन 30 करोड़ रुपए लिया था, 30 या 33 करोड़, और उसी फीजिबिलिटी को फिर रूडा इस्तेमाल करी थी। और लाहौर हाई कोर्ट ने फिर तफसीलन कहा कि वो फीजिबिलिटी जो थी जब LDA को दी गई थी 2013 में, LDA ने माइनहार्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया था, सब स्टैंडर्ड वो एक फीजिबिलिटी थी। अच्छा, मैं गलत नहीं हूँ तो एक इसमें ऐड कर दीजिएगा, वो जो फीजिबिलिटी रिपोर्ट बनी थी वो जो अभी के CEO हैं इमरान अमीन, उसमें थे, शामिल थे? लाहौर हाई कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्वेशन दी थी कि उस वक्त माइनहार्ट कंट्री डायरेक्टर पाकिस्तान जो थे वो आज माइनहार्ट के CEO लगे हुए हैं, रूडा के सॉरी CEO लगे हुए हैं। तो जो वो 30 करोड़ रुपए उस वक्त माइनहार्ट को दिए थे और उसके पीछे पैसे और माइनहार्ट को जाने थे, तो एक तबसरा ये भी होता है कि शायद वो CEO पुराने पैसे निकालने के चक्रों में अपनी अपॉइंटमेंट ढूंढ रहे होंगे। ये भी लगता है जी। अच्छा, हाई कोर्ट के फैसले के अंदर लिखा हुआ है, मैं कोई ऐसी चीज नहीं कह रहा जो उस 208 पेज की जजमेंट के अंदर शामिल ना हो। बिल्कुल ठीक है। अभी भी एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पैदा हो गई, उसके बाद ये इमरान खान साहब आ गए, उन्होंने वहाँ रावी बैंक पे गए, उस जगह पे, प्रोजेक्ट की जगह पे, उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि ये बंद हो जाए, हम इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या, आपके जो उसमें केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया था? सबसे पहले मैं हैरान था कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो एक पंजाब की सूबाई असम्बली की बनाई शुदी एक अथॉरिटी के पीछे, एक प्रोजेक्ट के पीछे, वो वज़ीर आज़म रावी नहीं है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है। तो वो अपनी जगह, हुकूमत पंजाब ने फिर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ले गए और वहाँ एक 2 रुकनी बेंच ने चंद लम्हों की बहस के बाद जजमेंट को सस्पेंड कर दिया, यानी कि उसके जो भी पॉइंट्स थे उनको रोक दिया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि रूडा काम कर सकता है मगर सिर्फ उस रकबे या ज़मीन पे जहाँ उन्हें उस वक्त तक कब्जा किया हो और पैसे उस कब्जे के दिए हुए हो। ठीक है। तो ये मेरा 22 या 23 जनवरी 2022 का फैसला है। तो उसके बाद रूडा के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं था जहां वो मजीद कोई कार्रवाई कर सके। रूडा खरीद रहा है जगह, जमीन खरीद रहा है, सुना है ये कंटेम्प्ट है, ये इसको कौन देखेगा और कौन रोकेगा? अदालत के फैसले की इस तरह हिफाजत कौन कर सकता है? जी, जो वहाँ के मुकामी लोग हैं उन्होंने पिछले 10 दिन 2 हफ्ते जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट की पिटिशंस फाइल की थी। शाहिद करीम के सामने ही लगी थी, मगर शाहिद साहब ने कहा चूँकि ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगा हुआ है, सही नहीं कि लाहौर हाई कोर्ट को मुदाखलत करे, तो वही पिटिशनर्स जो हैं कंप्लेनेंट बन के अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी कंटेम्प्ट एप्लीकेशन फाइल कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राफी आलम साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू भाई। लाहौर हाई कोर्ट ये कह चुकी कि ये मंसूबा मास्टर प्लान के बगैर है, इस मंसूबे ये गैर कानूनी मंसूबा है, इसको नहीं बनना चाहिए। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर जिनसे थे उस वक्त के, वो इतने जज्बाती हुए, वो वहाँ प्रोजेक्ट की जगह पे जाके खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं ये बनेगा, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अब वो प्राइम मिनिस्टर कम थे, वो सुप्रीम लीडर ज्यादा थे, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा क्या कहते हैं ना मुनासिब फैसला दिया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई ठीक है, ये जो तुम लोगों ने पैसे खर्च कर दिए हैं, जहां तक खरीद कर ली है वहां तक तुम लोग काम कर लो, उसके आगे काम मत करना, उसके आगे जब तमाम चीजें सेटल हो जाएं तब करेंगे। और जो काम तुम कर रहे हो वो भी एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी से बात करके उनके मुताबिक, उनके असूलों के मुताबिक स्टार्ट कर दो। लेकिन यहाँ पर हमेशा की तरह वही हुआ जो होता आया, दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। इस हुकूमत ने खरीदो फरोख्त शुरू कर दी, अदालत का ऑर्डर हवा में उड़ा दिया। अब लोग जो जिन्होंने ये ऑर्डर लिया था वो दोबारा अदालत में जा चुके हैं, अदालत क्या फैसला देती है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस ईस्ट इंडिया कंपनी का जुल्म खत्म होना चाहिए। मेरी दरख्वास्त हकाम बाला से भी यही है और फेडरल गवर्नमेंट से भी यही है कि हम पे लाहौरियों पे ये जुल्म ना होने दिया जाए। अपना ख्याल रखें, मुझे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।